हेलो एवरीवन, दिस साइड विनय शर्मा। और अभी डील करने वाले हैं हम बजट को। ठीक है, तो बेसिकली भी हम लोग देखने वाले हैं बजट एट अ ग्लांस 2026 और 27 वाले को। मतलब कि बजट क्या है, कैसे आता है, क्या नहीं है, क्या नहीं। तो इसके बारे में बहुत ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। बाद बाकी बजट टॉपिक तो बहुत बड़ा है, बट एक शॉर्ट और ब्रीफ डिस्कशन। ठीक है, तो बजट सबसे पहले तो ये है कि बजट प्रिपेयर कौन करता है। तो बेसिकली बजट इज प्रिपेयर्ड बाय बजट डिवीजन। ठीक है, ये बजट डिवीजन क्या है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसकी एक विंग है छोटी सी, बजट डिवीजन। वो बजट को प्रिपेयर करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, पता होना चाहिए आपको ये चीज़। उसके बाद मैं बात करता हूँ। फिर एक टाइम था जब रेलवे बजट और जनरल बजट को एक साथ मिक्स किया गया। वो कौन सी ईयर थी? 2017, 2017 में रेलवे बजट और जनरल बजट को मिक्स किया गया। पहले क्या था, रेलवे बजट पहले आता था और जनरल बजट बाद में रिप्रेजेंट किया जाता था। फिर क्या हुआ, 2021 में पेपरलेस बजट आया, बिकॉज कोविड था 2022 में, आपको पता होगा। फिर उसके बाद 2021 में पेपरलेस बजट हो गया। ठीक है, उसके बाद सबसे कम टाइम में, अगर पार्लियामेंट के अंदर सबसे कम टाइम में अगर स्पीच दी है बजट की, वो हीरू भाई एम पटेल नाम है। ठीक है, इन्होंने सबसे कम टाइम पे बजट की स्पीच दी थी 1997 में। ठीक है, अभी तक सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बजट पेश किया है वो है मोरारजी देसाई सर, जो कि 10 बार कर चुके हैं। और अपने चिदम्बरम सर जो हैं वो 9 बार प्रेजेंट कर चुके हैं बजट को। और निर्मला मैम जो अपनी है, उन्होंने 9 बार प्रेजेंट किया। ठीक है, और अभी तक अगर सबसे ज़्यादा लंबी किसी की स्पीच है बजट में, वो है निर्मला मैम की, 2020 और 21 के बजट में। ठीक है, अब बजट बेसिकली हो गया। ठीक है, ये अब बजट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि बजट एट अ ग्लांस प्रेजेंट ब्रॉड एग्रीगेट ऑफ अ बजट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट शो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर एज वेल एज फिजिकल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब आपके लिए टर्म से ये होंगे कि यार ये क्या है, मतलब फिजिकल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इसके बारे में चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ टर्म। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि इनका टर्म का मतलब ये होता है, बट इससे आपको नहीं समझना होगा कि फिजिकल मतलब कुछ मोटा मोटा समझने की कोशिश करो कि बजट को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो कि आपके घर में 100 रुपये हैं, तो जब आपके घर में 100 रुपये होते हैं ना, तो एक पूरा पूरा अंदाजा लगाया जाता है कि यार 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये मेरे कहाँ से आए होंगे और मुझे किस तरीके से खर्च करना है। तो जिस तरीके से आए हैं वो हमारी रिसिप्ट है। अब रिसिप्ट क्या है, बेसिकली दो टाइप की रिसिप्ट हो सकती है। एक तो रिसिप्ट वो हो सकती है जो कि हमारे टैक्स लगा के, मतलब मान लो कि कोई चीज़ है, जैसे घर में कोई चीज़ है तो उस पर टैक्स लग के अगर कोई चीज़ आ रही है, जैसे मान लो कि तुम्हारे घर पे 100 रुपये हैं और तुम्हारे कोई चीज़ तुमने किराए पे दी है, तुमने कुछ खरीद, तुम कुछ बेच रहे हो, उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो उस पे जो आ रहा है रुपए, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि टैक्स के थ्रू कुछ रुपए आया, और कुछ बिना टैक्स के आए, मतलब मान लो जो किराए पे तुम्हारा सामान जाए, है ना, और वो सामान तुम्हें वापस आ जाए, तो उस पे क्या हुआ, तुम्हारा सामान ही वापस आ गया और किराया भी हो गया। जैसे मान लो घर में कोई फैक्ट्री वैक्ट्री हो तुम्हारी जो चल रही हो, और उस पर कोई सामान बन के बाहर जा रहा हो और उसका पैसे तुम कमा रहे हो प्रॉफिट के टर्म में। ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, नॉन टैक्स हो गया, जिसपे टैक्स भी नहीं लग रहा पर पैसे भी आ रहे हैं, तो नॉन टैक्स। तो दो तरीके से आ सकता है। या फिर तीसरा तरीका क्या है कि तुम्हारे पास जैसे मान लो मोटरसाइकिल कोई एक रखी हो घर में, पैसे की कमी चल रही है, तो तुम उसको उठा के बेच दो, तो उससे भी पैसे आ जाएगा। तो बेसिकली पैसे आने का क्या है तरीका, टैक्स से भी आ सकता है, नॉन टैक्स से आ सकता है, और फिर कैपिटल से भी आ सकता है, मतलब कुछ बेच दो उससे भी पैसे आ जाए। ठीक है, और एक्सपेंडिचर हम किसी भी तरीके से खर्च सकते हैं कि हम कोई मतलब दोबारा गाड़ी खरीदने में भी खर्च कर सकते हैं, या ना गाड़ी खरीद करके हम उसको अपने लाइफ स्टाइल में खर्च कर सकते हैं कि हम कपड़े खरीद लें, कुछ ऐसा खरीद लें जिससे कुछ और ना बन पाए। तो वो चीज़ें हैं। बेसिकली इसमें दो टर्म आते हैं, अगर आगे बात की जाएगी। सबसे पहले कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल का मतलब पूंजी, मतलब इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट दे कोई हमें कोई चीज़। कैपिटल का मतलब वो है। ठीक है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आना चाहिए उस चीज़ से, तो वो हमारी कैपिटल है। ठीक है, एसेट हो जाएगी वो। तो इसी की बात करते हैं कि फिजिकल डेफिसिट क्या है, कैपिटल डेफिसिट क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, कैपेक्स का मतलब क्या होता है, ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, इन सब का मतलब क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। तो ये ठीक है, तो इस साल का जो बजट का अनुमान है एक्सपेंडिचर का 2026 और 27 के लिए, वो है 53 करोड़ और 47,000 और 315। ठीक है, और एक्सपेंडिचर भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो है
12 करोड़ 21 लाख और 821 करोड़ रुपए, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल है 17। अब आप देख रहे होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है, इफेक्टिव कैसे हो गया, मतलब क्या ऐड हो रहा है। तो चलो उसकी बात करते हैं। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट मैंने डाउनलोड किया वहीं से, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से ही, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट से, आप भी जाके देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, अभी मैंने आपको बताया कि रिसिप्ट हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती हैं। एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट प्राप्त हो सकती है टैक्स लगा के, एक बिना टैक्स के हमें रेवेन्यू रिसिप्ट आ सकती हैं, ठीक है। इसमें देखो सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, टैक्स रेवेन्यू, और सेकंड नंबर क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे जनरेट हो रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल का जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो आएगी इतनी करोड़, 35 करोड़। ये देखो करोड़ में रुपए लिखे हैं, ठीक है। बजट अभी आपने देखा कितना, 53 करोड़ का, और जो रुपए आ रहे हैं वो भी कितना, 35 ही करोड़ आ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, मतलब उधार लेके आएंगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि हमें 53 करना है ना, जीरो सम गेम होता है, मतलब 100 अगर आ रहे हैं तो 100 खर्च भी करने हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो मतलब कहीं ना कहीं कम है, तो उसको उधार लेके आएंगे। अब दूसरा रिसिप्ट अगर बात करते हैं, जो रुपए आते हैं जहाँ से, वो आता है कैपिटल से। अब कैपिटल रिसिप्ट कहाँ कहाँ से आ सकती है, कैपिटल मतलब क्या है, कुछ अब रिकवरी ऑफ लोन, तुम्हारा यार कोई पैसा होगा लोन में पड़ा था, वो तुम्हारा वापस आ गया, तो एक अब लोन से रुपए जो वापस आ गया है वो दोबारा रुपए तो जनरेट करेगा नहीं, क्योंकि वहां से वापस आ चुका है, ठीक है। दूसरा क्या है कि बोरोइंग, तुम किसी से रुपए उधार लेके आ गए, तो उधार लगे तो तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई ना, कि तुम्हें एक दिन वापस करना है उसको, तो इस तरीके से आ सकता है। और कुछ अदर रिसिप्ट, तो उन दोनों तरीके से तुम्हारा आ सकता है क्या, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट हो गया और रेवेन्यू रिसिप्ट, इन दोनों को मिला के बोलते हैं टोटल रिसिप्ट। मतलब टोटल रिसिप्ट में कौन कौन से मिलता है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। अब एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर बेसिकली करते हैं रेवेन्यू अकाउंट में, मतलब सरकार को खर्चा भी चलाना है, सरकार के गाड़ी बंगला है, मंत्रियों को सैलरी देनी है, आदमी लोगों को सैलरी देनी है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है जो हमारे ऊपर डेट है उसका, ठीक है। और फिर इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ग्रांट देनी है, मतलब ग्रांट नेट फॉर कैपिटल क्रिएशन में, कैपिटल अकाउंट में, तो इन सब में हमारा क्या होता है, रुपया खर्चा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का। अभी आपने पढ़ा था इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब क्या होता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का, देखो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट प्लस ऑन कैपिटल अकाउंट, इन दोनों को अगर मिला लोगे ना, इसको बोलते हैं कि हम इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, मतलब घाटा क्या हो रहा है रेवेन्यू में। रेवेन्यू में घाटा का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट में जितना खर्चा कर रहे हो ना आप, मतलब आ रहा है जो पैसा, उसमें से हम माइनस कर दें इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट को, तो वो दोनों मिलके बन जाती है क्या, अपनी रेवेन्यू डेफिसिट। अब बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की। इफेक्टिव का मतलब क्या है, प्रभावी, ठीक है। इफेक्टिव मतलब प्रभावी। इफेक्टिव का मतलब क्या है, कोई चीज़ इफेक्टिव में क्या है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है और ग्रांट इन एड, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। फिर फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि फिजिकल डेफिसिट क्या है, सरकार को कितना घाटा हो रहा है, वो बेसिकली बात करता है फिजिकल डेफिसिट की। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है, हम टोटल अपना रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर जितना आया, मतलब एक्सपेंडिचर में ये सारा ऐड करके जितना एक्सपेंडिचर आया उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको किसको, रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर देंगे, प्लस हम लोग माइनस कर देंगे किसको, रिकवरी ऑफ लोन को, प्लस उसको माइनस कर देंगे हम टोटल अदर रिसिप्ट को। इन दोनों को अगर चीज़ों को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा मेरा कितना टोटल घाटा है। और उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली बात करता है कि कितना हमें फिजिकल डेफिसिट हुआ, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट हमने कितना कर दिया खर्चा, मतलब हमें कितना घाटा हो रहा था उसमें से कितना हमने ब्याज दे दिया। अब घाटा के बाद हमने जितना ब्याज दे दिया उसके बाद जो बचा वही होता है एक्चुअल में प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट 4.3 है इंडिया के पास, और प्राइमरी डेफिसिट है 0.7%। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है आपके पास वो है 0.3, रेवेन्यू डेफिसिट इतना है अपने पास 1.5, टोटल टर्म बात कर रहा हूँ आउट ऑफ 100 की, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप देख लेना, यहाँ से बात अब समझ में आ जाना चाहिए इस चीज़ को लेके कि कहाँ से क्या आ रहा है। अब बात करते हैं बेसिकली कि रुपए आता कैसे है और कहाँ कहाँ से रुपए आता है और कहाँ रुपए चला जाता है, ठीक है। एक मिनट, रुपए कम और रुपए गोस, ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। ठीक है, देखो बजट में रुपया कहाँ से आता है, बजट में रुपये आता है यहाँ से, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। बजट में रुपये कहाँ कहाँ से आ रहा है, रुपये देखो जैसे मान लो कि टोटल आउट ऑफ 1 रुपये मान लेते हैं ये लोग, ठीक है, नहीं तो हम लोग 100 रुपये में लेके चलते हैं कि 100 रुपये टोटल है। 100 रुपये में 18 रुपये जो है ना वो आते हैं कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। कॉरपोरेशन टैक्स बेसिकली लगता है बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट कंपनी है, जैसे
अब नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सॉर्ट ऑफ, मान लो कि बिग A2s और अंबानी अडानीज और सॉर्ट ऑफ रिलायंस और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है उन पे कंपनियों के ऊपर, वो 18 रुपीज़ है, ठीक है, आउट ऑफ 100। इनकम टैक्स आप जो कमा के लाते हैं उस पर लगता है 21 रुपये, वहाँ से आता है। मतलब सरकार जो सबसे ज़्यादा पैसे ले रही है वो आपके इनकम से ही ले रही है। पहले क्या होता था, कॉर्पोरेशन टैक्स जो था वो बहुत ज़्यादा था, पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से कॉर्पोरेशन टैक्स कम कर दिया है और इनकम टैक्स अब 21 रुपये हो गया है, ठीक है। कस्टम से 4 रुपये आते हैं टोटल मिला के, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 6 रुपये, जीएसटी से 15 रुपये कलेक्शन होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू बेसिकली कहाँ से है, उससे 10 पैसे आते हैं। नॉन टैक्स में अभी बता रहा हूँ मैं कहाँ से क्या क्या मतलब सोर्सेस हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के, वो भी बता रहा हूँ। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है 2 पैसे की, और वॉरिंग अदर लायबिलिटी, हम रुपए उधार लेके आते हैं 24 रुपये। यहाँ कहाँ से रुपए लेके आते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स सबसे ज़्यादा कहाँ से लेते हैं, उधारी से। उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, नहीं सॉरी, उधारी लेके आते हैं, फिर आते हैं इनकम टैक्स, सबसे पहले बोरिंग, उसके बाद फिर इनकम टैक्स, उसके बाद फिर कॉर्पोरेशन टैक्स के बाद जीएसटी, उसके बाद ये सबसे ऑर्डर पूछा जाता है तो ऑर्डर पता होना चाहिए। उसके बाद रुपए हमारा जाता कहाँ कहाँ के है। रुपए जाने का सबसे बड़ा जो चीज़ें है वो है, पहले तो शेयर को स्टेट दे देते हैं, मतलब रेवेन्यू जो फाइनेंस कमीशन बात करता है, आर्टिकल 280 के तरीके से फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, वो बात करता है कि 41% जो आपको रुपए लेके आए, कलेक्शन हुआ, उसका आपको शेयर स्टेट को देना है शेयर, ठीक है। उसमें से 22 रुपये हमारे चले जाते हैं किसके पास, स्टेट को शेयर करने में। उसके बाद जो रुपए जाता है इंटरेस्ट पेमेंट पे, वो 20 रुपये चला जाता है 100 में से। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि जो पैसा है अगर इंटरेस्ट पेमेंट पे ना जाए और यही अगर किसी वेलफेयर पे या डिफेंस पे या कहीं भी लगाया जाए तो आदमी का वेलफेयर होगा, लेकिन नहीं, ये पैसा इंटरेस्ट पे चला जाता है। जैसे मान लो ब्याज 100 रुपये किसी के यहाँ से लेके आए, उसने कहा भाई 20 रुपये तुझे ब्याज ही चुकाना है। अब 20 रुपये तो ब्याज ही चला गया, ना मैंने कुछ खर्चा कर पाया, ना कुछ मैंने खा पाया, ना पी पाया, कुछ नहीं कर पाया भाई, वो तो बर्बादी हो गया ना मेरा 20 पैसा। क्योंकि अभी तक जितना लेके आया था मेरे पास उतना तो हम है ही अभी, कि मुझे उसको पेमेंट तो करना ही है 80 रुपये, मतलब 100 रुपये का पूरा पूरा, क्योंकि उसने ब्याज लिया इस साल का भाई कि मुझे ब्याज दो इतना। उसके बाद अभी अगले साल फिर वो कहेगा भाई ब्याज लो मुझे, ठीक है। और उधार हम ऑलरेडी ले ही रहे हैं, तो आप समझिए उस बात को। डिफेंस में 11 पैसे खर्चा होते हैं, मेजर सब्सिडीज़ पे 6 रुपये जाते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम चलती है 8, फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर करवाता है 7 रुपये, सेंट्रल सेक्टर स्पॉन्सर स्कीम जो है वो 17 है, सिविल पेंशन में 2 रुपये और अदर एक्सपेंडिचर में 7 रुपये। यहाँ पे हमारा पैसा क्या है चला जाता है, ठीक है, सारा मिला के। अब बात कर लो फिजिकल डेफिसिट की। फिजिकल डेफिसिट बेसिकली 4.3 है टोटल, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5 है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3 है और प्राइमरी डेफिसिट 0.7 है। ये रुपए जो है ना वो करोड़ में बात होती है, ठीक है। ये नहीं समझ लेना कि ये तो एक करोड़ में नहीं है, ये करोड़ में बात होती है। अब बात करता हूँ मैं डेट रिसिप्ट की, ठीक है, कि डेट रिसिप्ट क्या क्या है। मतलब डेट रिसिप्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर डेट रिसिप्ट आती है। मतलब कि उधारी जो हम लेके आ रहे हैं ना वो कहाँ कहाँ से लेके आ रहे हैं, उधारी कहाँ कहाँ से आ सकती है। मार्केट बोरिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म से टी बिल्स हैं, सिक्योरिटी स्मॉल सेविंग्स हैं, स्टेट स्मॉल फंड है, अदर इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट है, उन सबसे ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग डेट रिसिप्ट लेके आते हैं। अभी तक हम लोग क्या देखे, रेवेन्यू रिसिप्ट देखी और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट देखी। रेवेन्यू रिसिप्ट जो थी वो तुम्हारी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से आ सकती हैं। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो तुम्हारे पर्सनल इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेशन टैक्स हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स हुआ, कैपिटल गेन टैक्स हुआ। और नॉन डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो जैसे जीएसटी हुआ, कस्टम ड्यूटी हुआ, एक्साइज ड्यूटी हुआ, ये तुम्हारी क्या है, नॉन डायरेक्ट टैक्स है। तो टैक्स रिसिप्ट यहाँ कहाँ से आ सकती हैं। और नॉन टैक्स आपके पीएसयूज जो है, आरबीआई है, ये हमें देती है नॉन टैक्स, क्योंकि हमें इन पे टैक्स नहीं देना पड़ता है। मतलब हम किसी पे टैक्स नहीं ले, पर पीएसयूज हमारे हैं क्योंकि हमने कैपिटल बना के रखा है। मतलब पीएसयू हमारी कंपनी है, पब्लिक अंडर सेक्टर यूनिट, ठीक है। आरबीआई हमारा है, तो आरबीआई ने इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है यार। मतलब 2 लाख करोड़ रुपए देना, ठीक है। पीएसयूज हैं जो प्रॉफिट कमा के देते हैं सरकार को कि भाई इतना मैंने प्रॉफिट कमाया, तो वो तो सब किस में आती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट में, ठीक है। ये है डेट रिसिप्ट, मतलब इसमें हम लोग उधारी लेके आते हैं, ठीक है। तो उधारी लेके आते हैं, वो हमारे ऊपर उधार चढ़ता है जिसका हम इंटरेस्ट पेमेंट बाद में करते हैं। तो जो डेट रिसिप्ट है ना वो कहाँ कहाँ से आती है, मार्केट बोरिंग हुआ, शॉर्ट टर्म हुआ, स्मॉल सेविंग सिक्योरिटीज़ हुआ, स्टेट प्रोविंशियल, यहाँ सबसे आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, मतलब नॉन डेट जिसमें हमें घाटा नहीं चढ़ता है पर हमें तब भी आ जाता है। फिर ऐसा क्या है, इसमें कुछ ना कुछ हम अपना बेच देते हैं। बेचने के बाद होता है डिसइन्वेस्टमेंट, जो हमारे पीएसयूज हैं उनको हम कुछ बेच देते हैं, मतलब उसका कुछ % ऑफ शेयर बेच देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाता है,
नॉन डेट में आ जाता है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा है 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसमें लिखा है कि अगर 51% शेयर किसी के पास होगा तो वो कंपनी का मालिक हक होगा, ठीक है। मालिक जो होगा ना वो कंपनी का वही होगा जिसके पास 51% शेयर होंगे। अब गवर्नमेंट मोस्टली पीएसयूज के जो मतलब सेक्टर्स हैं वो बेच चुकी है शेयर्स, मतलब 51 का किसी का 48 हो गया, किसी का 46 हो गया, किसी का 44 हो गया, तो उनके पास बेसिकली ज़्यादा बचा नहीं है आउट ऑफ शेयर, मतलब आउट ऑफ 51 बेचने के लिए। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू थिंक कि ऐसा करते हैं, कंपनीज एक्ट में चेंज कर देते हैं, जो कि तो उसके बाद कंपनीज का ये चाहते हैं कि कंपनीज एक्ट में 23% का चेंज करके हम लोग डेफिनेशन ऑफ पीएसयूज ओनरशिप वो कंपनीज की चेंज कर देंगे, जिससे कि हमें क्या मिलने लगे, रेवेन्यू मेरा आने लगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपनीज एक्ट में चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने जो बात बता रहा हूँ ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ी थी, जो कि 2025-26 में आया था, उसमें से मैंने, तो मैं आप वहीं से बता रहा हूँ इस चीज़ को लेकर, ठीक है। और बाद बाकी अगर देखोगे लास्ट 5 ईयर से जो भी है इसमें दिया गया प्लान, वो उसमें क्या है कि हम लोगों ने घाटा भी कम किया है, 4.3% फिजिकल डेफिसिट आ गया, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5 है, वो कांस्टेंट बना हुआ है कहीं ना कहीं से, और 0.7% हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो गया है, ठीक है, जो कि कम हो रहा है, पहले से काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं। और जीडीपी में एफआरबीएम के तहत में भी हम लोगों ने काफ़ी काम कुछ अच्छा किया है, जो कि इन लोगों के अकॉर्डिंग जो भी है डाटा आपके सामने है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको कहाँ कहाँ से आता है। अब देखो मैंने बताया था टैक्स का कहाँ कहाँ से रेवेन्यू रिसिप्ट आती है, उसमें टैक्स रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, टैक्स ऑफ इनकम आता है, कस्टम ड्यूटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन टैक्स, टैक्सेस ऑफ यूनियन, यूटीज, अदर टैक्स, ये सारे क्या है, ग्रॉस टैक्स है हमारे पास, जो सरकार टैक्स कलेक्शन करती है वो कहाँ कहाँ से करती है। अब देखो आप यहाँ से टैक्सेस ऑफ इनकम में सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है, ठीक है। उसके बाद फिर कॉर्पोरेशन टैक्स आ गया, उसके बाद हमारा कस्टम्स में 27 है, 28 38 यूनियन एक्साइज ड्यूटी पे है, जीएसटी से हमने को 10 कमाया है टोटल मिला के, और आईजीएसटी, जीएसटी, सरचार्ज, सेस लगता है, मतलब चार्ज, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाए ना तो वो सेस बोल देते हैं उस चीज़ को। सेस बेसिकली जो सेस चार्ज है ना, वो सेस चार्ज लिया जाता है बेसिकली एक किसी भी इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, मतलब जैसे मान लो कि रोड टैक्स है, उस पर सरचार्ज ले लेते हैं कि भाई सरचार्ज दो या सेस दो, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर काम के लिए आ जाता है, जैसे कि मान लो कि पेट्रोल डीजल खरीदते हो आप, तो उसमें एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो उसमें क्या है, वो रोड और इंफ्रा को बनाने के लिए कि भाई मैं रोड और इंफ्रा बनानी है तो उस पर सेस लेना चाह रहे हैं, तो वो चार्ज होता है, ठीक है। और टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता है जाके, तो ये है उसमें से हम टैक्स। और नॉन टैक्स क्या है, जो हमें नॉन टैक्स मैंने बताया ना कि रेवेन्यू रिसिप्ट में अंदर टैक्स और नॉन टैक्स आता है। तो नॉन टैक्स के अंदर बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट रिसिप्ट, मतलब हमने किसी को अगर ब्याज देके रखा होगा ना तो उसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट जो है ना, इसी के अंदर आरबीआई का रुपए ट्रांसफर होता है, देखो कितना है 39, ये सबसे ज़्यादा यही पार्ट है जो कि आरबीआई और पीएसयूज कमा के दे रहे हैं। फिर कोई हमें एक्सटर्नल सहायता दे दे, नॉन टैक्स, अदर नॉन टैक्स आ जाए और रेवेन्यू, तो इनसे हमारा क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। और ये क्या है हमारे टैक्स रेवेन्यू। जब नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू जब दोनों साथ होते हैं तो रेवेन्यू रिसिप्ट पता चलती है, और उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट में डेट रिसिप्ट और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, ये चारों मिला के बनाते हैं हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट को, ठीक है। और फिर बात करता हूँ मैं, ये देखो लिखा है ना डेट रिसिप्ट क्या क्या है, टोटल रिसिप्ट ए प्लस बी, मतलब नॉन डेट और डेट रिसिप्ट दोनों को मिला लोगे तो बन जाएगा कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। पैसे यहाँ कहाँ से, दो ही जगह से पैसे हम लोगों को आते हैं, ठीक है। एक तो हमारा एक तो हमारा जो होता है ना कैपिटल रिसिप्ट, जहाँ पैसे अकाउंट में गवर्नमेंट के पढ़ाए जाते हैं, कहाँ कहाँ से, दो जगह से आते हैं, और वो दो जगह नॉन डेट और डेट। और उसके बाद जो रेवेन्यू के अंदर आता है ना पैसा, रेवेन्यू के अंदर वो आता है ग्रॉस टैक्स से, और आता है नॉन टैक्स से, ठीक है। नॉन टैक्स हमने बता दिया कौन कौन सी होती है, और ग्रॉस टैक्स भी बता दिया कौन कौन से होते हैं, दोनों चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ के होता है पैसे का, ठीक है। एक्सपेंडिचर बेसिकली करते हैं सेंट्रल स्टेट स्पॉन्सर स्कीम्स होंगे, अदर एक्सपेंडिचर, और इंटरेस्ट पेमेंट पे। देखो इंटरेस्ट पेमेंट हम लोग इतना कर रहे हैं, अदर सेंट्रल स्कीम पे इतना, और सेंट्रल प्रोजेक्ट स्कीम पे 17, और इस पे 82, टोटल मिला के इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। पैसे ट्रांसफ़र कहाँ का करते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो चलती है स्टेट के साथ में, उसमें 54 रुपये, फाइनेंस कमीशन 12 बता देता है टोटल मिला के, और अदर ग्रांट्स लोन ट्रांसफ़र उसमें इतना होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर
कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है हम कुछ चीज़ें बना रहे हैं, जैसे रोड हुआ, फैक्ट्रीज़ हुआ, कुछ भी बना रहे हैं। सरकार रोड बनाती है, फैक्ट्रीज़ बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, बहुत सारा काम होता है कैपिटल के लिए कि जहाँ से हमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू इन फ्यूचर जनरेट हो मेरा, तो वो हमारी सब क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। और जब कैपिटल होता है तो लोगों को रोज़गार मिलता है, रोज़गार मिलता है तो इनकम होती है तो वो अपने कुछ और काम करते हैं। तो मतलब बेसिकली एक चेन है पूरी टोटल मिला के। अगर फैक्ट्री लगेगी तो वर्कर काम करेगा उसके अकाउंट में पैसे आएगा तो वो पैसे डालेगा बैंक में पैसे डालेगा तो बैंक कुछ ना कुछ दूसरे को लोन देगी, ठीक है? और कुछ पैसे वो अपने पास रखेगा, फिर वो मार्केट में जाकर खर्चा करेगा, कुछ सामान खरीदेगा, तो मनी का पूरा सर्कुलेशन बना रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कैपिटल का जनरेट करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, ठीक है? फिर ग्रांट इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, इसमें मतलब बेसिकली क्या है कि टोटल जो रुपए है ना वो स्टेट को भी दिया जाता है कि भाई तुम भी अपने यहाँ कैपिटल बनाओ, तो कैपिटल और स्टेट को दोनों मिला के होता है कैपिटल ग्रांट्स इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ अप्लाई होता है, ये नहीं कि पैसे अपने मर्जी से हमने सेंटर को दे दी कि भाई ले ले तो अपना खर्चा कर ले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका दोनों चीज़ें। उसके बाद में बात करता हूँ हाँ, ग्रांट कैपिटल एक्सपेंडिचर इफेक्टिव कैपेक्स क्या होता है? इफेक्टिव कैसे? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट्स इन एड प्लस कैपेक्स, ठीक है? ये दोनों को अगर मिला दोगे तो बन जाएगा इफेक्टिव कैपेक्स, ठीक है? यहाँ से डायग्राम देख सकते हो। उसके बाद में बात करता हूँ हाँ, अब मेजर जो एक्सपेंडिचर होता है ना वो कहाँ कहाँ से होता है? पेंशन में जाता है, डिफेंस में, सब्सिडीज़ में बेसिकली सबसे ज़्यादा जाता है अपने फर्टिलाइज़र पे, फूड पे, पेट्रोलियम पे, ठीक है? फर्टिलाइज़र, फूड, पेट्रोलियम। अब किसानों के लिए भाई फूड के लिए अन्नदाता स्कीम चल रही है, फर्टिलाइज़र, यूरिया है, हम लोग सब इंपोर्ट कराते हैं, पोटासियम हुआ और नाइट्रेट हुआ, तो इन सबको, ठीक है? तो वो सब चीज़ें हैं उसके लिए। फूड के लिए अन्नदाता की स्कीम चल रही है और पेट्रोलियम में हम लोग सब्सिडीज़ देते हैं। एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में इतना जा रहा है, कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ में इतना जा रहा है पैसा, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए इतना पैसा जा रहा है, आप देख सकते हैं। एजुकेशन में इतना पैसा गया है, इतना 13 एस्टीमेट लगाया था, 12 का 12 ही खर्चा हुआ इस साल भी। तो फिर एनर्जी है, फाइनेंस सेक्टर, और ये बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे पैसा जा रहा है टोटल मिला के, ठीक है? अब ये देखो टोटल बजट जो अपने पास वो 53 था, यहाँ पे 53 हुआ है कंप्लीट। तो इतना हम लोगों ने क्या किया है? एक्सपेंडिचर किया है यहाँ पे। ये सारी स्कीम्स है सामने, पेंशन में, डिफेंस में, सब्सिडीज, फर्टिलाइजर, फूड, यही मेन है, ठीक है? जहाँ पे हम पैसा अपना खर्चा करते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ पैसे हम स्टेट को शेयर करते हैं, वो एनडीआरएफ में डाल दे, एनडीएमए में डाल दे, असिस्टेंट में, ग्रांट्स में, लोन्स में, ठीक है? और जो प्रोविजन बनाया था 275 के तहत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें के तहत में पैसा जाता है। लोन्स कुछ स्टेट को दी जाती हैं, मतलब 50 साल की स्टेट की लोन होती है, इंटरेस्ट फ्री, 20 साल की, 30 साल, 100 साल की, ऐसे कुछ स्पेशल असिस्टेंट डिमांड की जाती है जब लगे सरकार को कि भाई देना चाहिए इनको पैसे, तो स्टेट को पैसे दे देते हैं, ठीक है? फिर फाइनेंस कमीशन बताता है अर्बन लोकल बॉडीज़ को कि इतना पैसा जाना है, यहाँ जाना है, तो वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पे ही पैसे, दिल्ली एक्सपेंडिचर, यूटीज़ को जाते हैं पैसे, तो यहाँ पे सब कुछ पैसा जाता है। अब मैं लास्ट में आपको एक डॉक्यूमेंट और दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि हाँ, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम कौन कौन सी हैं। बेसिकली राष्ट्रीय कृषि योजना, कृष्णोन्नति योजना, नेशनल आयुष मिशन, असिस्टेंस टू स्टेट एजेंसी फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट और फूड ग्रेन एफपीएस, ये जो राशन मिलता है ना फूड ग्रेन्स पे, मतलब जो पीडीएस स्टोर रहता है उसके लिए स्कीम्स में इतना पैसा जाता है, ठीक है? पीडीएस में आयुष मिशन चल रहा है अपना, जो आयुष यूनानी और करके मिशन है, जो मतलब बेसिकली इंडिया के जो एंशियंट टेक्निक है, मतलब मेडिसिन की पुराना जो आयुर्वेदिक वाला सिस्टम है उसके लिए आयुष मिशन। कृषि उन्नति योजना जो है ना उसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर बहुत सारी सब स्कीम्स भी हैं। ये जितनी भी स्कीम्स लिखी है ना इसको आप विकास पीडिया पे जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट की साइड है स्कीम्स करके, स्कीम gov.in, तो वहाँ पे जाके आप सारी स्कीम्स के बारे में पढ़ सकते हैं। समग्र शिक्षा योजना, पीएम पोषण योजना, पीएम श्री योजना, पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान, पीएम ऊषा गया, और फिर असिस्टेंट स्टेट पब्लिक, पीएमएसएसवाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो कि 2020 के टाइम पे आती, 2021 के टाइम पे, और प्रधानमंत्री ये जो चलती है फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। और फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी पता होना चाहिए। आयुष्मान भारत है भारत के लिए, अर्बन 2.0, अमृत स्कीम, जल अभियान वाला जो चल रहा है, हर घर जल, स्वच्छ भारत अभियान के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के लिए हमने 2500 करोड़ रुपए डाले हैं, ठीक है? 8000 करोड़ रुपए हमने अमृत मिशन फॉर रीयूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डाले। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर 1906 रुपये डाले हैं टोटल, मतलब करोड़, ये इतना टोटल 1906 करोड़। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 65 से 87 करोड़ रुपए दिए हम लोगों ने, ठीक है? जल जीवन मिशन हुआ, ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री जन विकास, राष्ट्रीय ग्राम आयोग, ग्राम स्वराज अभियान, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम,
विकसित भारत ग्रामीण गारंटी फॉर रोजगार आजीविका, ये VGRM जो अभी बिल आया है ना नया नया, वो मनरेगा को चेंज करके एक बोला 125 दिन तक इसमें रोजगार देंगे, तो उसी सब के लिए हमने इतना पैसा दिया है, ठीक है। मनरेगा की स्कीम इन्होंने, मनरेगा प्रोग्राम कंपोनेंट था वो पहले ख़त्म कर दिया उन्होंने मनरेगा को, अब मनरेगा प्रोग्राम कंपोनेंट की तरह के डाल रहे हैं। ग्राम सड़क योजना के लिए हम लोगों ने इस बार 19,000 करोड़ रुपये जारी जारी किए हैं। दीनदयाल अर्बन रूरल मिशन और वाटर से डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सेतु योजना अपग्रेड स्किलिंग के लिए, पोस्ट स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट के लिए 2360 रुपये हम लोगों ने करोड़ जारी किए हैं। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय, ये तो सारी स्कीम्स एक बार देख लेना। सेक्टर स्कीम्स केवल जो सेंटर के द्वारा चलाई जाती हैं वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है ये। न्यूक्लियर के इंडिया में इतना सारा काम हो रहा है, इसके लिए हमने 25 करोड़ रुपए दिए हैं। एटॉमिक एनर्जी में 1200 करोड़ रुपए दिए हैं। R&D, भाभा को एटॉमिक रिसर्च सेंटर के R&D के लिए 1800 रुपये दिए हैं। 1800 करोड़, ये सारे करोड़ में है, ठीक है। और PM मंत्री किसान निधि योजना, ये 63,500, ये टोटल इतना पैसा हम लोगों ने जारी किया है। यूरिया सब्सिडीज़ के लिए हम लोगों ने 11,000 और 1,16,805 करोड़ रुपये जारी किए यूरिया सब्सिडीज़ के लिए। बायो फार्मा शक्ति पे 500 करोड़ रुपए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बायो शक्ति फार्मा, एक बार पढ़ लेना अच्छे से, बहुत ढंग से इसको देख लेना, गूगल कर लेना। PLI स्कीम के बारे में पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से, ठीक है। गरीब कल्याण अन्न योजना पढ़ लेना। और फिर अटल थिंकरिंग लैब के बारे में पढ़ लेना, ये नीति आयोग के द्वारा चलाई जाती है अटल थिंकरिंग लैब, ठीक है। और मिशन मौसम के बारे में थोड़ा देख लेना, PM डिवाइन स्कीम किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए ये स्कीम्स है, ठीक है। और फिर PM इंटर्नशिप स्कीम, और फिर उच्चतर शिक्षा अभियान देख लेना एक बार। और इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 2.0 है ना, इसके कंपोनेंट देख लेना कि इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। बेसिकली पहले जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 1.2 चालू हुआ था, उसमें क्या था कि इंडिया फाइबर मतलब वेफर बनाएगा और उसके पार्ट बनाएगा चिप के, कि कौन कौन से पार्ट किस टाइप के होते हैं, इन सब चीज़ों को लेके बाहर से लोग आएंगे, अपनी कंपनी इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, वो यहाँ पे पैकेजिंग करेंगे और इंडिया को बेचेंगे। पर 2.2 में क्या कर दिया गया है, हम खुद ही चिप बनाएंगे, अपनी खुद की कंपनी लगाएंगे, पूरा आत्मनिर्भर बनेंगे इस मामले में, ठीक है। तो एक बार देख लेना इस चीज़ को। PLI स्कीम के बारे में जरूर पढ़ लेना। प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, मतलब प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज बनानी है, तो उसमें सरकार कहती है आप इतना अगर टारगेट प्रोड्यूस कर लेंगे ना, तो हम आपको इंसेंटिव दे देंगे, टैक्स के मामले में छूट दे देंगे, आप इतने में बनाओ, तो वो चीज़ रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं रोड टैप स्कीम, देख लेना। रिमीशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, मतलब रोड टैप का मतलब ये है, जैसे मान लो कि मैं व्यापारी हूँ, मैंने माल बेच के गया मैं बाहर, लेकिन मेरे माल का पेमेंट तुरंत नहीं मिलता मुझे। जैसे मान लो मैंने 100 रुपये का सामान बेच के दिया, मैंने बेचा US को सामान, लेकिन मुझे तुरंत पेमेंट नहीं हुआ, पर मुझे दूसरा भी माल तैयार करना, अपना प्रिपेयर करना, लेबर को पेमेंट करना है, तो एक एग्जिम बैंक रहती है बीच में, तो वो बैंक इस बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करके, ये स्कीम्स जो है ना उस बैंक के पास रहती है, तो वहाँ से पैसे हमें डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाता है। तो वो बैंक जब ₹2 पेमेंट करती है, मतलब US जब पेमेंट करेगा वहाँ के व्यापारी उसको, तो वो बैंक को ही डायरेक्ट पेमेंट दे देता है। तो बैंक हमें ₹100 ना देके वो हमें 95-96 रुपीज़ दे देती है, 4 रुपये वो काट करके, पर हमें पेमेंट टाइमली मिल जाता है, जिससे आगे का बिजनेस रन करना आसान हो जाता है, ठीक है। रोड टैप पे आ गया ये। उसके बाद फिर लाइवलीहुड स्टॉक डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, PM ई ड्राइव को देख लेना सही से, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के इनोवेशन के लिए है ये। और फिर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में देख लेना, ठीक है। और नेशनल गंगा मिशन अच्छे से करके जाना। और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, ग्रिड का कनेक्शन जोड़ना है इनको, तो ये बहुत अच्छी स्कीम्स है और लोग बहुत अच्छा इसका मतलब वो मिल रहा है प्रॉफिट इन लोगों को सबको। वाइबिलिटी गैप फंडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये देख लेना एक बार। और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज स्कीम, ये नीति आयोग का प्रोग्राम था, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्कीम, इसके बारे में देख लेना। अच्छा, बहुत सही है यार ये, ठीक है। और उसके बाद फिर स्किल इंडिया प्रोग्राम तो था ये, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम, MP-लेड स्कीम के बारे में देख लेना, ठीक है। अब ये तो मैंने सारी स्कीम्स बता दी, कहाँ पे कौन कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट, कौन सी स्कीम्स नहीं इंपॉर्टेंट थी। अब देखते हैं बजट का साइज़, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 53.47 करोड़ रुपीज़ टोटल बजट है। अब बजट में हम लोग देखो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू से कहाँ कहाँ से पैसा है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू था ना, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में जो पैसे आ रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स से आ रहा है, टैक्सेस ऑफ इनकम से आ रहा है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आ रहा है, GST से आ रहा है, कस्टम से आ रहा है, अदर टैक्स से आ रहा है, और टैक्सेस ऑफ यूटी से आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है। अब पैसे यहाँ से
ट्रांसफ़र किया जाता है, एनडीआरएफ फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, कुछ स्टेट के शेयर में ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ से ही रुपया, ठीक है। ग्रॉस टैक्स से ही टोटल जो टैक्स आता है ना, उसी टैक्स से हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं टोटल पैसा, ठीक है। कि हमें भाई इतना टैक्स जो कलेक्शन हुआ है ना स्टेट में, सेंटर में, उसमें से कुछ ऐसा स्टेट को देना पड़ेगा, तो वो 15 दे देते हैं टोटल मिला के, मतलब 41%। उसके बाद देखो ग्रॉस टैक्स ये आ गया। अब बेसिकली कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं दूसरा ले लेता हूँ एक। ग्रॉस टैक्स आ गया। अब नॉन टैक्स जो आते हैं ना, कि बिना टैक्स लगाए भाई कौन कौन से कहाँ कहाँ से आ रहा है, इंटरेस्ट रिसिप्ट। अब ये देखो डिविडेंड प्रॉफिट है ना, इसके अंदर आता है आरबीआई का और पीएसयूज का काम, सबसे ज़्यादा पैसा यही दे रहे हैं भाई, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रॉस टैक्स आया ना, फिर ये नेट रिसिप्ट बचती है टोटल मिला के, क्योंकि ये जो नेट का मतलब क्या है, ये जो ट्रांसफ़र कर दिया ना दो चीज़ें, इसके बाद जो पैसा बचा है ना वो नेट का है, ठीक है। अब देखो कैपिटल में भी पैसा आता है कुछ ना कुछ। अब कैपिटल में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, वो बेसिकली पैसा आता है डेथ रिसिप्ट, क्या क्या है डेट, और डेट में भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स और मार्केट लोन्स, हम लोग मार्केट से लोन उठाते हैं, और जो पोस्ट ऑफिस के अकाउंट, पोस्ट ऑफिस बैंक के अंदर अकाउंट होते हैं ना स्मॉल सेविंग स्कीम के, वहाँ से पैसा, तो ये टोटल मिला के बनता है डेट का। और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट ये जो होता है डिविडेंड का, हमने क्या किया है, पीएसयूज को बेचा है, डिसइन्वेस्टमेंट किया है, डिसइन्वेस्टमेंट। और ये करता है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए काम जो करता है वो शायद मेरे ख्याल से डीपम है, डीपम करके, ठीक है। दीपम एक यूनिट है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के अंदर साइड वो है मंत्रालय दीपम करके, तो वो बेचता है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद हम लोग रुपए कहाँ कहाँ जाता है, अब इतना तो रुपए पता चल गया कहाँ कहाँ से आ रहा है। स्कीम्स में हम लोगों ने इतना बांट दिया, उसमें से सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम मैंने अभी पहले बताई, उसमें से इतना चला गया। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर, मतलब सेंट्रल स्टेट दोनों की भागीदारी रहती है, उसमें से कुछ चला गया, उसमें से जनरल सर्विस में चला गया, इकोनॉमिक सर्विस चला गया। फिर जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं, सब्सिडीज़ कहाँ कहाँ, 4.5 सब्सिडी मैंने बताया था फूड फर्टिलाइज़र और पेट्रोलियम पे, पेट्रोलियम पे इतना, फूड पे 2.28, फर्टिलाइज़र पे और अदर्स पे इतना, ठीक है। उसके बाद सोशल सर्विस पे 0.75 चला जाता है। उसके बाद फिर क्या किया कि कुछ ट्रांसफ़र एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर, उसमें 30। इसमें से देखो इंटरेस्ट पेमेंट है ना वो 14.04 है। देखो ना ही इतना फर्टिलाइज़र पे जा रहा है, ना ही इतना स्टेट के स्पॉन्सर जा रहा है, भाई सबसे ज़्यादा पैसे हम लोग कहाँ इंटरेस्ट पे जा रहा है, जो कि बेकार में जा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं हो रहा है, ना ही कोई कैपिटल क्रिएट हो रही है, ना ही उससे किसी इंसान का भला हो रहा है। ऑटोनोमस बॉडीज़ को चलाता है 1.5 में, अदर्स में 2.2 में, सैलरीज डिवीज सैलरी बांटने में, स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर सैलरी में जाता है 1.6, पेंशन में 2.4, 2.96 जाता है, अदर्स में 3.62। तो इस तरीके से फाइनेंस कमीशन में ट्रांसफर के लिए बोलता है 1.29। तो ये जो टोटल है ना, ये बजट की रूपरेखा है टोटल, कि कहाँ कहाँ कितना रुपये आया और कहाँ कहाँ कितना कितना रुपये चला गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे फाइनेंस कमीशन 15 है ना, तो फाइनेंस कमीशन 15 ने, एक मिनट मैं आपको कैसे दिखाऊँ, ठीक है मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुकना है, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या किया है, ठीक है। हाँ, तो मैं फाइनेंस कमीशन के बारे में बताना चाह रहा था, ठीक है। तो मैंने अभी दूसरा एक पेज खोला है ना, तो इसके लिए बीच में वीडियो पॉज कर दिया था। तो फाइनेंस कमीशन का बेसिकली होता क्या है कि क्राइटेरिया होता है पैसे बांटने का, ठीक है, कि यहाँ पैसे आप बांट सकते हैं इस जगह पे जाके। तो मतलब पैसे का डिवोल्यूशन किस तरीके से होता है स्टेट में, इनकम डिस्टेंस के हिसाब से, कि एक दूसरे के बीच में स्टेट में कौन इनकम कितना कमा के दे रहा है, तो उस बीच पे जो इनकम का डिस्टेंस होता है ना, मतलब कि स्टेट कौन ज़्यादा कमा रहा है कौन कम कमा रहा है, उस हिसाब से जो पैसे दिया जाता है ना, 45, मान लो ये टोटल 100 है तो उसमें 45 रुपीज़ दिए जाएंगे। एरिया के हिसाब से 15 मिलेंगे, वो सबको मिलते हैं 15, ठीक है। मतलब 14 जो फाइनेंस कमीशन था उसने भी 15 दिया था, 15 ने भी 15 दिया, 15 जो बनाया नया नया उसने भी 15 दिया टोटल मिला के, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन जो है ना, इन्होंने चेंज कर दिया क्राइटेरिया पॉपुलेशन पे, जो 2021 की सेंसस के हिसाब से जो वो था ना, मतलब सेंसस के हिसाब से 2021 में, तो उसके हिसाब से इन्होंने अब पैसे का डिवोल्यूशन किया है। लेकिन इस पे जो साउथ की स्टेट है ना वो नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने टीएफआर कंट्रोल कर करके ना अपने यहाँ की पॉपुलेशन बेटर कर ली। पर जो नॉर्दर्न स्टेट है ना, जैसे यूपी हुआ, अपने नॉर्थ प्लेन वाला एरिया है ना, इन्हों की यहाँ के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इनको पैसे ज़्यादा मिलेगा। उनके यहाँ पॉपुलेशन कम है पर उन्होंने टीएफआर में बहुत अच्छा काम किया, तो उनको पॉपुलेशन कम मिलेगी, मतलब रुपए का शेयर कम मिलेगा। तो उसकी वजह से वो नाराज़ होंगे कि डिवीजन शेयर का सही नहीं हुआ है। अब आई डोंट नो आगे क्या क्या होने वाला है, वो तो देखना आप लोग सब लोग। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में 12.5, फॉरेस्ट कवर में इन्होंने इस बार नहीं दिया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में 10.0, और टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स जो है ना वो 2.5। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स में क्यों डाला है, क्योंकि चाहती है सरकार की स्टेट जो है ना वो अपने रेवेन्यू का कलेक्शन है ना बहुत अच्छे इफेक्टिव तरीके से करें, और जो स्टेट की जो डिस्कॉम रहती है ना, मतलब जो बिजली बनाती हैं, बिजली देती है ना, तो वो बहुत घाटे में है। तो सब लोग चाहते हैं कि स्टेट अपना रेवेन्यू का जो कलेक्शन है ना बहुत स्मूथ कर दे, तो उसके लिए जो अच्छा स्टेट करके परफॉर्मेंस देगी उसको लिए 2.5 रुपीज़ जारी किए जाएंगे, ये है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है, बात बाकी
जैसे इसमें लिखा है ना इनकम टैक्स के इनकम डिस्टेंस को लेके कि 2016-17 से लेके 18-19 के बीच में 3 साल के पीरियड में जिस स्टेट का लोअर पर कैपिटा इनकम बिल है हाईएस्ट इज टू मेंटेन द इक्विटी अमंग द स्टेट, ठीक है। जिसके शेयर में जिसकी स्टेट में मतलब लोअर पर कैपिटा इनकम रही होगी ना, उसको ज़्यादा शेयर देंगे, क्योंकि स्टेट के बीच में पैरिटी बनाना होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि एक स्टेट ज़्यादा रुपए कमाने लगा है ना, एक स्टेट कम कमा पा रहा है, तो हमने जिस स्टेट को ज़्यादा कमा रहा है उसको पैसे दे दिए यार। अगर ज़्यादा वाले को ज़्यादा पैसे दे दोगे ना तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और जो कम है वो तो और गरीब हो जाएगा। तो फाइनेंस कमीशन का ये मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के हिसाब से TFR कहाँ पे कम किया, लोअर फर्टिलिटी रेशियो विल स्कोर द हायर ऑन दिस क्राइटेरिया। अब देखते हैं वो हिसाब से डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैज बीन यूज्ड टू रिवॉर्ड एफर्ट मेड बाय द स्टेट इन कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन। स्टेट विद अ लोअर फर्टिलिटी रेशियो विल बी स्कोर्ड हायर ऑन दिस क्राइटेरिया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया स्टेट के बारे में। अब तो उसके बाद अभी आपने सुना होगा कि पेट्रोल और डीजल पे भी हम लोगों ने मतलब चुनावी इलेक्शन ईयर भी है, तो मतलब डीजल पेट्रोल महंगा भी आ रहा है, मतलब क्योंकि पता है आपको ये वॉर हो रहा है, तो इस वजह से। तो फिर इन लोगों ने क्या किया है अभी कि बेसिक एक्साइज ड्यूटी जो पहले थी वही अभी बेसिक एक्साइज ड्यूटी उतनी है। फिर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी थी ना, पहले जो पेट्रोल पे थी वो लगती थी 13 रुपये, उसको घटा के 3 कर दिया है। डीजल पे लगती थी 10 रुपये, उसको घटा के 0 कर दिया है। बाद बाकी जो भी था वो सेम है। तो अभी कौन कौन से टैक्स हम लोग पेट्रोल डीजल पे देते हैं, वो है बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस देते हैं, और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी देती है जो कि रोड एंड इंफ्रा सेस पे है। तो ये 4 टैक्स हम लोग बेसिकली पेमेंट करते हैं पेट्रोल और डीजल पे, ठीक है। ये पता होना चाहिए था, कोई नहीं। और उसके बाद आगे की क्या बात करते हैं, हाँ कुछ इंडेक्स भी चेंज हुए हैं जैसे कि गवर्नमेंट के, वो मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। PIB खोलता हूँ मैं, PIB, एक मिनट। PIB, CPI, ठीक है। क्या टाटा को क्या हुआ भाई, ओके आई गेस टाटा चल नहीं रहा है यार, तो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओके ठीक है, वो एक्चुअली मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था ना, उसमें प्रॉब्लम हो गया नेटवर्क का थोड़ा, तो अभी मैंने दूसरे से कनेक्ट किया है तो उसमें ठीक है। तो मैं बात कर रहा था CPI की कुछ इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो वो इंडेक्स क्या है, जैसे इंडेक्स जारी किए जाते हैं, CPI हुआ, WPI हुआ, IIP हो गया, बहुत सारे इंडेक्स जारी किए जाते हैं। इंडेक्स बेसिकली होते हैं क्या, रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपकी इकोनॉमी किस कंडीशन में चल रही है। कुछ इंडेक्स होते हैं जो हर मंथ आते हैं, कुछ इंडेक्स होते हैं जो 3 मंथ में आते हैं, कुछ 6 महीने में बाद भी आते हैं, तो ऐसे कुछ इंडेक्स होते हैं। तो इनसे तय भी होता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन का क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो मतलब CPI करके इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे लिखा है इसमें। तो इसका बेस ईयर जो है ना वो चेंज कर दिया गया, इसका बेस ईयर करके 2024 कर दिया गया। पहले इसका बेस ईयर था 2012, जो कि हर एक मंथ में आता है, और 12 तारीख को हर एक मंथ के आता है। और ये जारी किया जाता है NSO से, मतलब मौसमी करके जो साइड है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीटेशन जो लिखा है ये सामने, वो कभी कभी फंबल हो जाता हूँ हल्का सा। उसके बाद ये जारी करता है टोटल मिला के इसके। अब इन्होंने क्या किया है, इसमें 3 जारी होते हैं, CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, एग्रीकल्चर लेबर के लिए, और रूरल के लिए, ठीक है। रूरल, अर्बन और कंबाइन भी आता है इसका, ठीक है। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, बेस ईयर चेंज कर दिया, हमने आपको बता दिया। और बेस ईयर चेंज करने के बाद में इन्होंने क्या क्या ऐड किया, फूड एंड बेवरेजेस का 36.75, हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैसेस का 70.66, और क्लोथिंग एंड फुटवियर का 6.38, ट्रांसपोर्ट का 8.80, हेल्थ का 6.10, और एजुकेशन सर्विस का 3.33। इन्होंने इसका क्या है वेटेज है टोटल मिला के, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, इन्होंने जो नया CPI में ऐड किया है वो हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर सर्वे ऐड किया है। इन्होंने बेस ईयर चेंज करके 2024 कर दिया है। और इसका जो पहला संस्करण जारी किया गया मतलब फर्स्ट एडिशन आफ्टर चेंजिंग ऑफ बेस ईयर, वो 12 Feb 2026 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद हाँ IIP जो होता है ना, IIP इंडस्ट्रियल इंडेक्स परफॉर्मेंस जो होता है IIP करके, वो जो है इंडस्ट्रियल इंडेक्स परफॉर्मेंस वो जारी करता है NSOE, वो भी यही जारी करता है, नेशनल स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो MOSP है ना उसका, वही जारी करता है NSO, ठीक है। तो NSO की क्या है कि ये 18th ऑफ एवरी मंथ, मतलब ये 18 तारीख को जारी होता है हर एक मंथ की। तो इसमें जो 8 कोर सेक्टर होते हैं IIP के, और 8 जो कोर सेक्टर होते हैं वो तो सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, क्रूड ऑयल, और नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट, ठीक है।
तो पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट अलग है और रिफाइनरी प्रोडक्ट अलग है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हुआ, क्रूड ऑयल हुआ, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, सीमेंट और स्टील, 8 हो गए टोटल मिला के। तो ये जारी होते हैं आईआईपी के। उसके बाद फिर डब्ल्यूपीआई होता है। डब्ल्यूपीआई का भी बेस ईयर अभी 11-12 ही है, लेकिन उसका भी चेंज होने की बात चल रही है। तो क्योंकि बेस ईयर और जीडीपी का जो बेस ईयर है वो भी चेंज होके अब 2022 और 2023 हो गया है। पहले 2011 और 2012 हुआ करता था, लेकिन अब बेस ईयर चेंज होकर उसका कितना हो गया है जीडीपी का, 2022 और 2023, ठीक है। ये पता होना चाहिए। और बस इतना ही है बताने के लिए फ़िलहाल तो। और पीएसयू का मैंने सारा जितना भी बजट सेक्शन का एरिया था वो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया है। और ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, 40 मिनट का हो गया, बट इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पीडीएफ में जो भी बता दिया वो ठीक है, बट सुनने पे ज़्यादा यकीन करना। जो जो मैंने बोला है उसको एक बार सुन लेना, समझ लेना, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात होगी नेक्स्ट टाइम इकोनॉमी की जो भी इंपॉर्टेंट मतलब छोटी छोटी शॉर्ट माइन्यूट डिटेल है, टर्मोलॉजी है अबाउट आरबीआई, रेपो रेट, बैंकिंग का सेक्टर है, जो भी सेक्टर है उसके बारे में, आगे कमेटीज़ कौन कौन सी बनी, टैक्स का डिवोल्यूशन कैसे कैसे और चीज़ें, तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और अच्छा लगा हो तो कमेंट करना और बताना कैसा रहा कैसा नहीं रहा। अभी रात को 2:32 हो रहे हैं और मैंने इस टाइम पे रिकॉर्ड किया, अभी तक जाग रहा था मैं। कोई नहीं, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा लगे तो बताना। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा पढ़ा के, मतलब समझा के आप लोगों को अगर समझ में आए तो बेल आइकन अच्छी बात है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।